नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे साल की दूसरी सीरीज के बारे में, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप किया और ओडीआई क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंची, उसके पीछे की असली वजह क्या रही, क्यों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इतने शानदार तरीके की जीत हासिल की, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली और उस टेम्पलेट को लेकर वो सामने आए जिस टेम्पलेट की उम्मीद हम इस भारतीय टीम से कर रहे थे। अब क्योंकि धीरे धीरे वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, इस सीरीज जीत से क्या कुछ भारतीय टीम ने हासिल किया और क्या कुछ भारतीय टीम को अभी भी कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जिसको टिक करना बाकी, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर, जुड़ चुके हैं और राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच और दिल्ली टीम के पूर्व हेड कोच, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, अगर साल की दोनों सीरीज को अब एनालिसिस करें, पहले हमने श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया और उसके बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ, कैसे आप देखते हैं इन 6 मैचों में सबसे बड़ा पॉजिटिव आप किसको देख रहे हैं और क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस सीरीज से हमने क्या कुछ हासिल किया है? राजीव, पहली बात है कि बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, तभी आप क्लीन स्वीप करते हैं जब ओवरऑल आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। तो इस हम्म। दोनों सीरीज विक्ट्री से बहुत कुछ हमने पाया है। मैं कहूँगा शुभमन गिल जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बहुत ही रिमार्केबल है। जो एक टॉप ऑर्डर में हमें लग रहा था कि हम लोग कैश नहीं कर पा रहे हैं पावर प्ले को, जो एक बहुत हम्म। चिंता का विषय था भारत के लिए, कि हमारा टॉप ऑर्डर हैवी है लेकिन हम पावर प्ले को कैश नहीं कर पाते हैं। हम हम्म। बड़े रन जरूर बनाते हैं लेकिन वो स्ट्राइक रेट जो वहां पर होना चाहिए वो नहीं होता था। लेकिन इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने वो टेम्पलेट जो इंडियन टीम ने बनाया है उसको अचीव किया है। मैं कहूंगा कि जो एक हम्म। प्लान बनाया गया था उसको दे वर एबल टू अचीव दैट प्लान। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि भारत जो स्टार्टिंग बहुत अच्छी नहीं करता था, अब वो शुरू हो गया और उसी का नतीजा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिडिल ऑर्डर को मिल रहा है जिसपे वो कैश ऑन कर सकते बिल्कुल, लेकिन कैश ऑन शायद मिडिल ऑर्डर कर नहीं पा रहा है, इस पे तो चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन सभा भाई, शुभमन गिल ने एक अलग तरीके का टेम्पलेट सेट कर दिया है। अब वो वर्ल्ड क्रिकेट को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो ओडीआई क्रिकेट खेला जाना चाहिए और किस तरह बड़े स्कोर कंसिस्टेंट बेसिस पे बना सकते हैं। 3 मैचों की सीरीज में 360 रन बना देना, बाबर आजम के रिकॉर्ड को उन्होंने इक्वल किया है एक 3 मैचों की सीरीज में, अब तक का जो सर्वाधिक स्कोर रहा है। कैसे आप सबसे पहले एनालिसिस करेंगे शुभमन गिल ने जिस तरह की बैटिंग की और रोहित शर्मा के साथ जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे को उन्होंने बड़ी बड़ी साझेदारियां की हैं पिछले जो 6 मैचेस हमने खेले अपनी सरजमी पर? कई सारी चीजें सामने आई है राजीव, शुभमन गिल की बल्लेबाजी में। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात तो ये है कि बहुत ज्यादा मेच्योर वो लग रहे हैं इस समय जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। और मेरी मेच्योरिटी का मतलब यही है कि गेम अवेयरनेस, गेम को रीड करना, कौन से गेंदबाजों के सामने किस प्रकार के शॉट्स खेलना, शॉट सिलेक्शन पर ध्यान देना, स्कोर बोर्ड को किस तरह से चलाना है उस पर ध्यान देना, पार्टनर आपको किस प्रकार से खेल रहा है उसको आप किस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो इन सब चीजों पर ध्यान देकर बल्लेबाजी करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और शुभमन गिल के बारे में कई दिनों से, क्या हम लोग 1-2 साल से ही बात करते आ रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। जिस तरह से उन्होंने इसमें बल्लेबाजी की है, एक बार फिर से उन्होंने दर्शाया है कि आने वाले समय में ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। और एक और बात है राजीव के, अब राजकुमार भी है यहाँ पर, वो इस समय विराट कोहली के कोच हैं, उसके अभी भी वो कोचिंग लाइन में से जुड़े हुए हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में सबसे बड़ी बात जो एक बल्लेबाज के लिए यही होती है कि जो जो बैट का जो पाथ होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जब रेड हम्म। बॉल खेलते हैं तो आपको बिहाइंड द लाइन आकर खेलना होता है, जब वो व्हाइट बॉल खेलते हैं थोड़ा बहुत आपको साइड बिसाइड द लाइन आकर खेलना होता है। और ये अडेप्टेबिलिटी आसान नहीं है, कहना बहुत आसान रहता है पर उसको अमल करना, एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तीन फॉर्मेट के बारे में हम लोग बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं तो ये परिवर्तन लाना अपने गेम में वो उतना आसान होता नहीं है। पर शुभमन गिल ने यही दिखाया, यही कुछ साल पहले विराट कोहली दिखाते थे जो अभी भी दिखा रहे हैं, या फिर रोहित शर्मा हो हम्म। गए। चंद खिलाड़ी हैं इस समय मॉडर्न डे क्रिकेट में जो इस तरह का चेंज बड़े आसानी से अपने गेम में ला सकते हैं, तो ये एक अलग किस्म का अचीवमेंट है। तो एक यंगस्टर में ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है पर अंत में सबसे बड़ी गेम जो भारतीय टीम की तरफ से हुई है वो यही है कि हम लोगों ने
एक नई परिभाषा शुरू कर दी है वनडे क्रिकेट में। और आपको याद होगा हम्म। कुछ दिन पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने यही बात की थी कि टेम्पलेट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि आपको 350 से ऊपर के रन बनाने के बारे में आपको सोचना ही होगा, चाहे कुछ भी हम्म। हो जाए। और जब आप गेंदबाजी करने आ रहे हैं तो 280 300 के अंदर आपको डिफेंड करने के बारे में सोचना होगा। तभी आप आने वाले समय में आपकी तैयारी मुकम्मल होगी वर्ल्ड कप को हम्म। ध्यान में रखकर। और इस टेम्पलेट को आगे ले जाने का काम आपको लग रहा है सब में रोहित शर्मा ने किया है, इस बात की परवाह ना करते हुए कि वो जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह के स्टार्ट उन्होंने दिए, 30 रन, 40 रन, 50 रन, आखिरी मैच में उन्होंने शतक भी लगा दिया। वो जो एक कप्तान ने जिस तरह से स्टार्ट करना शुरू किया, क्या उसकी वजह से आपको लग रहा है पूरी टीम का जो मोराल है, जो सोच है, वो बदल गई और इसी वजह से हम मनचाहा रिजल्ट हासिल कर पा रहे हैं? निस्संदेह कप्तानी लीड करता है, और जी। रोहित शर्मा ने वही किया है यहाँ पर। अगर कप्तान उस तरह से बैटिंग कर रहा है, बिना चिंता के निडर होकर बल्लेबाजी कर रहा है, तो दूसरे जो आपके बैटर्स हैं उनको उनको उसी राह पे चलना होगा। नहीं तो फिर आप रोहित शर्मा की टीम में खेलने के लायक नहीं है। और यही कोशिश हर हम्म। एक बल्लेबाज ने की है। अभी और भी बहुत कुछ हमें सीखना है, आने वाले समय में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर ये जो 6 मैचेस जो खेले हैं भारत ने, वनडे क्रिकेट की समय बात कर रहा हूँ, और उसमें ये बात साफ नजर आ गई है। जब जब हम्म। भारत एक स्मॉल टोटल को भी चेस कर रहा था, जब 200 से कुछ कुछ रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, वहां पर भी देखिए क्या टेम्पलेट था। वहां पर ऐसा नहीं था हम्म। कि हमें 50 ओवर खेलना है। वो मैच भी हम लोगों ने 25 या कुछ कुछ 25 से 30 ओवर में मैच खत्म कर दिया। और हम्म। इसी के बारे में हम लोग बार बार चर्चा चर्चा करते आ रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे कि जो आप टेम्पलेट की बात करते हैं, तो चाहे वो स्कोर आप डिफेंड जब स्कोर आप टारगेट सेट कर रहे हैं या फिर आप टारगेट चेस कर रहे हैं, वही हम्म। दिशा में आपको बढ़ते रहना होगा। रोहित शर्मा ने निसंदेह उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से और जो टीम मेंबर्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं उसी टेम्पलेट को। और अक्सर हम बड़ा चर्चा करते थे राजकुमार सर की लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए ओपन में। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इस मिथक को एक तरह से तोड़ दिया है कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगे तभी जाके रन बनेगा। दोनों बैट्समैनों ने कुछ वही काम किया जो सचिन और सहवाग ने 2011 वर्ल्ड कप के समय में किया था। आपको लग रहा है कोई फर्क पड़ता है कि आप अप्रोच किया, और शुभमन गिल खासतौर से जिस अप्रोच के साथ खेले और बैकफुट पे खासतौर से जो मैंने स्ट्रोक लिए देखा, एक लंबे अरसे के बाद इतना अच्छा बैकफुट पे कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन खेलते नजर आया। देखिए राजीव, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन थोड़ा यूजफुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर बात आती है क्वालिटी की। आपके पास किस क्वालिटी के बल्लेबाज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं उनकी, और ये दिखाया है इन दोनों बल्लेबाजों ने कि ये बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो जो जब आपके पास एक ऐसे मेच्योर प्लेयर और इतने अच्छी टेक्निक वाले, टेम्परामेंट वाले दो राइट हैंडर हैं, तो उससे अच्छी क्या बात है। और बिल्कुल ठीक आपने एग्जाम्पल दिया सचिन और सहवाग का। जिस तरह वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, उससे खतरनाक जोड़ी मतलब बॉलर को पहले दिन शायद नींद नहीं आती होगी कि सुबह मुझे उन दोनों को बॉल डालनी है, नए बॉल से मैं कैसे बॉल डालूंगा। तो वही कुछ करते हुए ये दोनों हमारे कप्तान और शुभमन गिल नजर आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप इसीलिए कि हम्म। आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखना है। तो ये बड़ा एक मिथ सा हो गया है कि जैसे जी। बॉलिंग में भी कहा जाता है कि अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो उसके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर ही डालेगा, या राइट हैंडर है तो उसके अगेंस्ट लेग स्पिनर ही डालेगा। ऐसा नहीं है। ये वर्षों बरस से चला आ रहा है क्रिकेट, लेकिन ये पिछले 3-4 सालों हम्म। में थोड़ा क्रिकेट में मानता हूँ इवॉल्व हुआ है। थोड़े से उस पर रिसर्च भी हुई है, R&D हुई है काफी। लेकिन दैट डजंट मीन कि एक जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा प्लेयर है। वो जरूरी नहीं कि हम्म। उसके लिए आपको एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही चाहिए। अगर एक अच्छा बैट्समैन लेग स्पिनर को भी अच्छा खेल सकता है राइट हैंडर, और वो ऑफ स्पिनर को भी अच्छा खेल सकता है, एंड वाइस वर्सा फॉर लेफ्ट हैंडर। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके दो हम्म। क्वालिटी प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर में, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती किसी भी टीम के लिए। समा भाई, क्या अब हम कह सकते हैं कि शुभमन गिल अब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए तैयार है? एज ए यंगस्टर बहुत ज्यादा पोटेंशियल उन्होंने दिखाया है 2 सीरीज में। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा राजीव। इस तरह हम्म। की प्रतिभा बहुत दिनों के बाद हमें देखने को मिल रही है। इसमें तो सच्चाई है। पर आने वाले समय में थोड़ा और टफ ओपोनेंट के सामने भी हमें चेक करना होगा। ये बात भी हम्म। जग जाहिर है कि जो दोनों श्रीलंका और न्यूजीलैंड के जो बॉलिंग अटैक थे, उसमें उस तरह का पैनापन या फिर उस तरह की क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। डिफरेंट हम्म। कंडीशंस में टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक के सामने हमें थोड़ा और उनको टेस्ट करना होगा। पर शुरुआत बहुत अच्छी रही है। जो टेम्परमेंट उन्होंने दिखाया है वो काफी अच्छा रहा है।
और जो लेगेसी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के प्लेयर्स को की जरूरत होगी। सबसे बड़ा टेस्ट, और ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वो तब होता है यंगस्टर का जब वो ओवरसीज कंडीशन में जाते हैं खेलने के लिए। तभी हमें लगता है कि इस खिलाड़ी ने नहीं, सभा भाई अपने आपको लग रहा गेम है शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके वो रन बना के आया और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने। तो आपकी बात को ही आगे मैं अगर बढ़ा रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करके आए इसलिए उनको दूसरे फॉर्मेट बहुत इजी लग रहे हैं। हाँ राजीव, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शुभमन गिल का ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड में उतना अच्छा नहीं था जब उन्होंने वहां पर टेस्ट मैचेस खेला। तो अभी भी जी। मुझे लगता है कि और सारे कंडीशन पे देखना होगा। पर हाँ, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेम्परामेंट है, जो तकनीक है, जो अडेप्टेबिलिटी की हम लोगों ने बात की है, वो सब कुछ नजर आ रहा है इस समय में। और हमें उम्मीद यही है कि आने वाले समय में यही खिलाड़ी भारतीय टीम के बल्लेबाजी का एक तरह से बैकबोन जरूर साबित हो सकता है। राजकुमार सर, आप क्या एज अ कोच आपने क्या क्वालिटीज देखी शुभमन गिल में जो 6 इनिंग्स उन्होंने, मैं व्हाइट बॉल की स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्यों वो बाकी बल्लेबाजों से बहुत आगे निकल गए और क्यों ऐसे, क्या ऐसा रीजन था कि जब इतना बड़ा डिसीजन लिया गया था कि ईशान किशन को ड्रॉप किया जाए, एज अ कोच आपने बैक किया था तब शुभमन गिल को, आज कहाँ पे खड़ा पाते हैं आप? देखिए राजीव, मैंने पहले भी उनको बैक इसीलिए किया था कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट हम्म। है, और वो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है। और वही इसीलिए मेरा मानना था कि उनकी क्या गलती है कि अगर वो एक मैच नहीं खेले और कोई आके 200 भी बना देता है, तो वो तो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और जहां तक क्वालिटी की बात है, तो शुभमन गिल के पास देखिए ऑल अराउंड स्ट्रोक्स हैं, और उस बावजूद उसके वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं कि मुझे क्या क्या स्ट्रोक्स मुझे खेलने हैं, या आप देखिए किस तरह वो गैप्स ढूंढते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल एफर्टलेस उन्होंने डिफेंस किया और वो चौका हो जाता है। तो हाँ, वो वो एक दिखाता है वैक्यूम पे उनकी। कट जो करते हैं, बैट नीचे आता है राजकुमार सर, वो बहुत बिल्कुल ज्यादा चर्चा में था जिस तरह का बैट स्विंग आता है उनका नीचे। हाइट का भी आपको लग रहा बिल्कुल है बैटिंग में उनके बड़ा फायदा उठा रहे हैं वो अपनी हाइट का? डेफिनेटली उनका रीच बढ़ जाता है। और राजीव, सभा मेरे साथ शायद एग्री करेंगे कि ओल्ड टाइमर्स हम लोग जैसे कोचेस, जैसे हमें बताया गया है, जैसे हम बताते थे कि आपको रिस्ट रोल करनी है कट मारते हुए या पुल हम्म। मारते हुए। ये जो चेंजेस किए, रोहित शर्मा ऊपर मारते हैं, रिकी पॉन्टिंग मिड विकेट में ऊपर मारते थे, एडम गिलक्रिस्ट मारते थे। लेकिन ये शुभमन गिल को अगर आप देखें तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोल कर रहे होते हैं अपनी रिस्ट, कट में भी और पुल में हाँ। भी, कि वो ज्यादा सेफ है। क्रिकेट जरूर डिफरेंट हो गया। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर तो भाई बाहर ही मारते हैं, फिर जब रोहित कनेक्ट करते हैं तो वो छक्का ही होता है। तो लेकिन हर हम्म। एक के पास वो एबिलिटी नहीं होती। तो शुभमन वहीं पर बहुत सेफ होकर वो पुल मारते हैं, और कोशिश करते हैं कि बॉल नीचे रहे, कट में भी और पुल में भी। वो आपने अक्सर नहीं देखा होगा कि वो पॉइंट के ऊपर से स्लैश करके चौका मार रहे हैं, या मिड विकेट में वो छक्का मार दिया, या वन बाउंस चौका हुआ। अक्सर वो बहुत सेफ मतलब बैटिंग करते हैं। तो वो ऐसा प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट होता है जो अपनी लिमिटेशन जानता है, अपने उनका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो लंबी पारियां खेल सकते हैं, बहुत कूल हैं, बहुत ज्यादा एक यंगस्टर की तरह एक्साइटेड नहीं होते। तो बड़ा कंपोज्ड एक प्लेयर है, टेक्निकली भी और मेंटली भी। समय भाई, विराट के लिए बहुत अच्छी सीरीज नहीं गई जिस तरह का उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था श्रीलंका के अगेंस्ट। 2 बार वो मिस सैटनर पे आउट हुए, एक बार बैकफुट पर लेंथ मिस कर गए, फिर एक बार फ्रंट फुट पे वो स्टंप हो गए। कल भी उनको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था बट एक खराब शॉट की वजह से वो आउट हुए। कैसे आप देखते हैं इस सीरीज में, क्या मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है? विराट, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये सभी पोटेंशियली बहुत ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, बट शायद ये सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही। अब ये हमें आकलन देखना होगा कि टीम की क्या स्थिति थी उस समय। कई बार मध्य क्रम जब आता है नहीं, कल बल्लेबाजी का मैं करने के एग्जांपल लिए। देता हूँ समा भाई, 25 ओवर में 205 रन, कोई विकेट नहीं था, और अगले 23 ओवर में हम सिर्फ 105 रन बना पाए और रेगुलर इंटरवल से हमारे विकेट गिरते रहे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसकी एक अच्छी शुरुआत मिलती है तो फिर हमेशा आपका प्रयास रहता है कि आप तेज गति से रन बनाए। उस चक्कर हम्म। में जिस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, उससे आप थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। तो मुझे लगा इस एंटायर श्रृंखला में जो जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध हुई है, वहां पर भी कोई वही कुछ इसी प्रकार की स्थिति सामने आ गई थी। फिर मैं वापस अपने बात पे जा रहा हूँ जिसके आगे अब भारत को क्या करना है। हम लोगों ने बात की है 350 से ऊपर रन बनाने के बारे में। हम्म। भारत को अब ये सोचना होगा कि आने वाले वक्त में ये भी होने वाला है कि आपके 2 विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल आउट हो गए, तब क्या हम केपेबल हैं 350 बनाने के लिए कि नहीं। तो मुझे एग्जैक्टली लगता है कि जी। वो एक एरिया है जहां पर आपको काम करना होगा। चलिए, ये तो अलग बात है कि हमें इतनी अच्छी शुरुआत मिल रही थी, दबाव मध्य क्रम के ऊपर आया नहीं। पर जब दबाव आएगा, चाहे आप चेस कर रहे हो या फिर
टारगेट सेट कर रहे हो तब हम 350 बना सकते हैं कि नहीं। वो एक और एरिया है जहां पर भारत को जब वक्त आएगा तो वहां पर भी मेहनत करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है जिस तरह से रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं अपने खिलाड़ी के ऊपर, वो काम भी जरूर देखने को मिलेगा हमें आने वाली श्रृंखलाओं में, जब भी उस तरह के चैलेंज सामने आएंगे भारत के लिए। राजकुमार सर, आपको लग रहा है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन खास तौर से मिस किया उन्होंने अपने चांसेस को, और के राहुल के लिए फिर दरवाजे खोल दिए कि आप आए और विकेट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेले हैं? क्योंकि पूरा स्ट्रगल कर रहे थे ईशान किशन, और ऐसा लग रहा है साइकोलॉजिकली वो तैयार नहीं थे मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए। राजीव, देखिए उनका प्रदर्शन जब भी अच्छा रहा है तो उन्होंने ओपन किया है ज्यादातर, और मतलब वो मिडिल ऑर्डर में खेले तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात होती है। और जैसा अभी सभा ने कहा कि हमारी वो जाकर वहां पर मारना ही है, आप टाइम नहीं ले सकते और वहां पे नहीं मतलब नहीं आप अपनी राजकुमार सर, इनिंग्स। कल 18 ओवर मिले हैं ईशान किशन को बल्लेबाजी के लिए, और सूर्य कुमार यादव को 15 ओवर। तो ये ओवर्स तो बहुत होते हैं, देखिए, आप मिस कर रहे हैं बेसिकली। आप जो चांसेस मिल रहे हैं आपको ओडीआई क्रिकेट में, आप उससे उसको कैश ऑन नहीं कर पा रहे। हम इस सैटनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे पूरी तरह ईशान किशन। देखिए सैटनर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, तो वी शुड गिव इट टू द बॉलर ऑल्सो कि वो अगर हाँ। अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। लेकिन और अक्सर कहा जाता है कि लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छा खेलता है लेफ्टी को, तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके 25 ओवर में 200 रन बने होते हैं ना, तो टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि नेक्स्ट 25 में आप 200 से ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि हम्म आपको एक ऐसा स्टार्ट मिला हुआ है। तो वहां पर स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल जाती है कि आप कैश करने चले जाते हो जल्दी, कि आप टीम के लिए खेल रहे हो, भाई पहले तो इतने रन बने हुए हैं, बाद में हम आप स्लो नहीं खेल सकते हो। तो जरूर मैं मान रहा हूँ कि मिस आउट हुआ है उनसे, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत लंबा समय भी नहीं मिला वो कैश करने का, हम्म और जाते ही वहां पर वो उस टाइम T20 की सिचुएशन थी कि आप जाइए और मारिए, क्योंकि आपको स्टार्ट इतना अच्छा मिला है, तो अब आप उसको कैश हम्म कीजिए। तो उसमें कई बार मतलब बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है कि आपको जाते ही हम्म। मारना है, और आप वो T20 है नहीं और आपको T20 की तरह खेलना है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन दोनों ने प्रूव किया हुआ है कि वो शानदार खिलाड़ी हैं, तो हमें थोड़ा वेट हम्म। करना चाहिए उनके साथ। लेकिन आप सभा भाई, आपको नहीं लगा दोनों बल्लेबाजों के लिए कि माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ओडीआई क्रिकेट को लेके, वो चाहे ईशान किशन हो या सूर्य कुमार यादव हो? ईशान किशन को थोड़ा समय लगेगा, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बल्लेबाजी की नहीं है ज्यादा। और एक बार आपको आदत सी हो जाती है ओपन करने के लिए हम्म तेज गेंदबाजों को खेलना, बीच में आकर थोड़ा बहुत वहां पर आपको और क्लैरिटी लाने में थोड़ा समय लगेगा। और ये बीच बीच में एक दो पारियों में अगर आपको मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़े तो उतना आसान नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत वो संघर्ष कर रहे हैं, पर चूंकि वो यंग है, उनके अंदर पोटेंशियल है, अगर और समय मिलेगा तो वो जरूर वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब भी उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिला है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उन्होंने रन बनाए नहीं है। तो जिस तरह की हम्म क्लैरिटी उनके बल्लेबाजी में T20 में नजर आ रही है, उस तरह का अप्रोच अभी वनडे क्रिकेट में देखने को मिला नहीं है। पर मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ही इनवैल्यूएबल प्लेयर है वो। थोड़ा समय लगता है कई सारे प्लेयर्स को हम्म वहां पर एडजस्ट करने में। पर एक बार थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि डिस्कशन अगर वो करेंगे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ, तब और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरा ये मानना है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भूमिका है सूर्य कुमार यादव की, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जिस तरह से वो T20 में बैटिंग करते हैं, वहां पर रोक रोक के खेलने की उनको कभी जरूरत पड़ती नहीं है। उस सिचुएशन के हम्म। मुताबिक वहां पर बल्लेबाजी नहीं करते, उनका काम है जाके एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना। तो मुझे लगता है कुछ उसी अप्रोच के साथ अगर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बैटिंग करेंगे, वनडे तो क्रिकेट में भी, आइडियली आपको लग रहा तो है उनको ज्यादा फिनिशर के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं सभा भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं? एक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है नहीं। ये। नहीं, मुझे लगता है कि फिनिशर तो आपके लिए तैयार है हार्दिक पांड्या। मेरे ख्याल में मध्य क्रम में एक एक ऐसा फेज आता है 15-20 ओवरों का, जहां पर आप उस तरह से बैटिंग कर सकते हैं, और अचानक टीम का जो हम्म। स्ट्राइक रेट है वो ऊपर हो जाता है। वो तब उसका फायदा ज्यादा होता है जब विकेट गिर गए हैं। तो मुझे लगता है उस समय आपके पास एक एक सूर्य कुमार यादव अगर जैसा खिलाड़ी हो, तो अचानक वो गेम के पैटर्न को वो आसानी से बदल सकता है। तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि क्लैरिटी अगर आ जाएगी, तब आसानी होगी सूर्य कुमार यादव को भी। अब थोड़ी बात अगर गेंदबाजी की करें राजकुमार जी, तो आपको लग रहा है कि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव फाइंड रहे हैं अभी तक साल 2023 की, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है? शुरुआत में सिराज विकेट निकाल रहे हैं और मिडिल ओवर्स में कुलदीप बिल्कुल ही अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, और
उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड में थोड़ा सा जो बढ़ोतरी की है उसका फायदा उनको मिल रहा है। बिल्कुल राजीव, उनका कॉन्फिडेंस वापस आया और अच्छी बात है, ये देखने को मिल रही है कि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अच्छा बॉल हाथ से निकल रहा है उनके, और बिल्कुल थोड़ा सा एयर में थोड़े तेज हुए हैं, जिससे अब उनको बैकफुट पे इतनी आसानी से नहीं वो खेला जा रहा। तो शुरू से अच्छे गेंदबाज थे वो, लेकिन थोड़ा सा रास्ता मैं कहूँगा भटक गए थे, या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी एट टाइम्स, बट नाउ ही इज बैक। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि वो एक अटैकिंग गेंदबाज हैं, वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, जो मिड ओवर्स में आपको विकेट लेकर देते हैं। और वो बेस्ट चीज होती है किसी भी दूसरी टीम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स लेते रहें। और मोहम्मद सिराज, मेरा मानना है कि वो शुरू से ही एक बहुत शानदार गेंदबाज रहे हैं। और तीनों फॉर्मेट में, जिस तरह हम शुभमन गिल की बात करते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट जी। खेल सकते हैं, उसी तरह मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट के लिए बिल्कुल आइडल बॉलर हैं, क्योंकि वो हम्म। भी एक अटैकिंग गेंदबाज हैं और एक अच्छे जज्बे के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। हम्म। नजर आता है कि वो ही मीन्स बिजनेस। और जिस तरह वो उनका रनअप है, जिस तरह वो अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द बैट्समैन, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो इस टाइम इंडिया का फास्ट बॉलिंग यूनिट को लीड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हाँ। बात है कि एक यंगस्टर ने वो जिम्मेदारी ली है कि वो शुरुआती विकेट लेगा, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेगा। और वो ऐसा प्लेयर है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो तीनों फॉर्मेट में बहुत यूजफुल होगा भारत के लिए। तो भाई ऐसा लग रहा है सिराज की सफलता ने जसप्रीत बुमराह की कहानी को थोड़ा सा भुला दिया है। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और अप्रोच जो रहा है उनका, खासतौर से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने पहला वनडे मैच जिताया, आखिरी ओवर में 2 विकेट लिया उन्होंने, फिर हर मैच में लगभग पहले पावर प्ले में विकेट्स निकाल के दिए उन्होंने। जो ये दर्शाता है, कहते हैं ना पूरा कि अच्छी शुरुआत बैटिंग में और अच्छी शुरुआत आपको गेंदबाजी में भी चाहिए। तो शुभमन गिल जो काम कर रहे थे वही काम गेंदबाजी में सिराज ने करके दिखाया। और ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए जी। राजीव, के हमने एक और बॉलर डेवलप किया है जो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉलिंग कर सकता है, और इस खिलाड़ी में गति है। और हम लोग बात करते आ रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि तीनों फॉर्मेट में आपको अलग अलग लेंथ पर आपको गेंदबाजी करनी होती है। हम्म। और ये देखने को मिल रहा है इस समय मोहम्मद सिराज में। एक और बात है कि अब वो बैट्समैन को रीड कर रहे हैं, उस हिसाब से वो हर एक बैट्समैन के लिए प्लान बना रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में उनको सफलता मिल रही है। सिर्फ आके बॉलिंग कर देने से आपको विकेट मिलता नहीं है, उसके लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है। और वो तब पॉसिबल है जब आप बैट्समैन को रीड कर रहे हैं या फिर बैट्समैन को एनालाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हम्म। है कि वो काफी समय ऑफ द फील्ड गुजार रहे हैं बैट्समैन को रीड करने के लिए, उस हिसाब से वो प्लान्स बना रहे हैं। नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी, पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी, एक तरह से इस समय भारतीय टीम के लिए वो गो टू बॉलर है। अगर विकेट नहीं मिल रहा हम्म। है, पार्टनरशिप बन रही है, तो फिर आप मोहम्मद सिराज को बॉल बॉल दे दीजिए। और इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर कप्तान को आ रहा है किसी पेस बॉलर में, इसका मतलब है कि मोहम्मद सिराज निश्चित रूप से एक बहुत ही अहम किरदार अभी निभा रहे हैं भारतीय टीम के लिए। राजीव, तो यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड के थोड़ा सा खिलाफ जो ऐड सीरीज। ऐड ऐड और जी करना जी चाहूंगा राजकुमार सर मोहम्मद जी। सिराज के लिए, कि देखिए जी। बहुत सारी प्लानिंग होती है वहां पर। बॉलिंग कोच होता है, हेड कोच होता है, आपको रेगुलरली बताया जाता है कि आपको ये करना है या आप ये कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात मोहम्मद सिराज की है कि वो वहां पर जाकर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो जो प्लान्स हम्म। बनाए जा रहे हैं उनको वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अक्सर होता है, स्ट्रेटेजी तो हर टीम मीटिंग में बनती है, बॉलिंग कोच भी बताता है कि इन एरियाज में आपको गेंदबाजी करनी है, ये वेरिएशंस आप डाल सकते हो तो डालिए। लेकिन अच्छी बात मोहम्मद सिराज के साथ है कि वो कॉन्फिडेंट है कि जो वो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हम्म। उनके एसेट है उनके लिए, कि वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं अपने प्लान्स को वहां जाकर मिडिल में। सभा भाई चलते थे, एक आखिरी सवाल मैं हार्दिक पे भी करना चाहूंगा। क्या रीजन आप देख रहे हैं बाकी के गेंदबाजों को वो मूवमेंट नहीं मिला जो मूवमेंट हार्दिक पांड्या ने हासिल किया? लगभग हर मैच में उनका बॉल अंदर भी आ रहा था, बाहर भी जा रहा था। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? शमी भी गेंदबाजी कर रहे थे उसी पेश पे, सिराज भी थे, सिराज को भी थोड़े बहुत मूवमेंट मिला है, बट सबसे ज्यादा मूवमेंट मैं देख रहा था, क्योंकि आप लोग कमेंट्री करते हैं, मीटर दिखाते हैं कि किसका सबसे ज्यादा स्विंग हो रहा है, उसमें दोनों टीमों में सबसे अच्छा किसी को मूवमेंट मिला है तो वो हार्दिक पांड्या थे। टीम पोजीशन लाजवाब हो गया है इस समय हार्दिक पांड्या का। आप उनका पुराना हम्म। वीडियो अगर उठा के देखेंगे, उनका जो रिलीज पॉइंट रहता था वो हमेशा क्रॉस सीम रहता था। बहुत कम बार उनकी जो गेंद है वो सीम पर पड़ती थी, जी। विकेटों के ऊपर। अब लगातार जब उनको रिलीज इतना अच्छा हो रहा है, उनकी जो रिस्ट पोजीशन इतनी स्ट्रांग है
इसी वजह से वो अपराइट सीम के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी गेंदबाजी में एक नया जो आर्मरी मुझे नजर आ रही है वो यही है, गिरने के बाद अब बॉल उनकी अंदर आती है। जनरली वहां पे बॉल डालते थे बाहर निकल जाती थी, अंदर उनकी आती नहीं थी। अंदर बाहर दोनों स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन, स्ट्रॉन्ग रिलीज, जिसकी वजह से ये फायदा हो रहा है। उन्होंने काफी मेहनत की है अपनी गेंदबाजी के ऊपर, और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस समय हार्दिक पांड्या भी फिट हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत के चांसेस इसी प्रकार से ऐसे प्लेयर्स अगर रहेंगे तभी बढ़ेंगे आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो हार्दिक पांड्या एक बहुत ही शानदार एसेट है इस समय भारतीय टीम के लिए। तो राजकुमार सर, कौन से बॉक्सेस टिक किए हमने इस सीरीज के बाद, और कौन से बॉक्सेस खाली लग रहे हैं आपको, टिक करना बाकी है? देखिए देखिए मुझे लगता है कि काफी हद तक तो हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, और राजीव ऐसा हमेशा से होता रहेगा कि आप 10 के 10 बॉक्सेस टिक नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं एज ए टीम अगर आप सभी बल्लेबाज रन बनाने लगेंगे, 50-60 रन बनाएंगे, तो आपका स्कोर 500 रन पहुंच जाएगा, या विकेटें आप कैसे करेंगे। लेकिन ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा सा लैकलस्टर मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा क्योंकि टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया है, तो मिडिल ऑर्डर को कम समय मिला है वो कैश करने का। और उनको मतलब मैं चाहूंगा कि वो लोग भी एक एक, एक दो दो बड़ी पारियां खेल लें, दोनों प्लेयर वहां पर सूर्या और ईशान किशन। तो वो उन दोनों को एक दो दो बड़ी पारियां मिलेंगी, तो वो भी उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भारतीय टीम का भी। आपको क्या लग रहा है सभा भाई, फिंगर स्पिनर वाला भी बॉक्स थोड़ा सा टिक करना रहेगा? अक्षर खेले नहीं, वॉशिंग सुंदर को बहुत ज्यादा गेंदबाजी मिली नहीं, कैसे आप देख रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट, बैटिंग, कौन सा बॉक्स आपको लग रहा है अभी टिक करना बाकी रह रहा है? नहीं, तो जैसे जैसे हम मैचेस खेलेंगे और कई सारे बॉक्सेस खुलेंगे जिसको हमें टिक करना होगा राजीव। पर कम से कम ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है भारत का। दोनों श्रृंखला जिस तरह से भारत ने जीती है, बहुत बड़ा अंतर नजर आया है टीमों में। फिंगर स्पिनर जिस तरह के विकेट्स मिल रहे हैं भारतीय कंडीशंस में, वहां पर उतना आसान नहीं होता है इफेक्टिव होना। पर हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है जो आने वाले समय में जाकर वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो हमने एक तरह से तैयार कर लिया है। एक दो प्लेयर्स को आप इधर उधर कर लें, और ये बहुत जरूरी था भारत के लिए कि बहुत जल्दी आप जो 18 या 20 प्लेयर उनको आप चुन लें, और उन्हीं को आप खिलाते रहें, ताकि जब वर्ल्ड कप आए तो सभी को बहुत ज्यादा अनुभव हो जाए, न ही केवल डिफरेंट कंडीशंस में खेलने का, बट डिफरेंट चैलेंजेस में खेलने का। तो भारत की कोशिश यही है, और उसमें बहुत ज्यादा भारत को सफलता मिली है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर काफी अच्छा है कि भारत को इतने सारे मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म है, नए खिलाड़ी अच्छा अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं इस समय। बुमराह नहीं है, उसके बावजूद हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और भारतीय टीम 23 में अपना तेवर भी दिखा रही है और कलेवर भी, और साथ ही जिस टेम्पलेट की बात हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे थे, उसको आगे ले जाने का काम भी हमारे युवा क्रिकेटर्स कर रहे हैं, खासतौर से शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, ये सीरीज के हाईलाइट रही। और वैसे भी कहते हैं क्रिकेट एक टीम गेम है, और एक टीम जीतती है और या तो एक टीम हारती है। तो भारतीय टीम इस समय जीतती हुई नजर आ रही है, और इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आएगा, कम से कम पिछली गलतियां जो उन्होंने की है वो गलतियां वो दोहराते नजर नहीं आएंगे। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।